इसी हेक्सागन पे इस वक्त हम हैं। ये देख सकते हैं आप, सामने कर्तव्य पथ आपको दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, वहां पर आपको नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दिख रहे हैं और ठीक सामने इंडिया गेट दिख रहा है यहाँ पर। और ये कितना खूबसूरत है इस वक्त, आप देखिए इस वक्त कितनी सफाई है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरभि जो स्वच्छता का विजन है वो आपको यहाँ दिखता है। एक बड़ा मैसेज जरूर वो यहाँ से भी देना चाहेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये तो हम सुबह का व्यू दिखा रहे हैं, रात के वक्त भी अगर गौरव आप यहाँ पर आएंगे तो चमकती टिमटिमाती हुई दिल्ली की वो तस्वीर वाकई अद्भुत है। और ये मैंने इसीलिए कहा प्रोफेसर साहब कि आज दिल्ली की विश्व स्तरीय लेवल पर अगर हम कहें ग्लोबली जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के किसी भी मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हैं, ग्लोबली जिस तरीके से उन्हें सुना जाता है उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए चर्चा को अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ इस लेवल पर जहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शी जिनपिंग दिल्ली क्यों नहीं आए, पुतिन दिल्ली क्यों नहीं आए। लेकिन सर इस सवाल का जवाब देने से पहले, चूंकि ठीक आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम दिखा रहे हैं जब, और हमारे माध्यम से दुनिया देख रही है, अब हम हैदराबाद हाउस पहुंचने वाले हैं। देखिए इस जगह का अपना महत्व है, वो जगह जहां पर कि हमेशा प्रधानमंत्री को आप दुनिया के दूसरे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बातचीत करते देखते हैं। दरअसल भारत का जो पावर है वो विजुअल आज भी नहीं भूलता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराक ओबामा के साथ यहाँ पर गार्डन में टहल रहे थे, दोनों ने चाय पी थी हैदराबाद हाउस में। वो विजुअल आज तक देखिए, और बराक ओबामा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखिए आपने लिए मेरे लिए कितना अच्छा वेदर अरेंज किया है, क्योंकि दिल्ली का वेदर बहुत अच्छा था उन दिनों जब वो आए थे। ये कहता हूँ कि जो नेता हैदराबाद हाउस नहीं आया वो नेता ही नहीं है। तो मतलब यही है कि अगर जिस राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ आने का मौका नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। मैं तो यही मानकर चलता हूँ। G20 में भी हैदराबाद हाउस में कोई इवेंट होने वाला है और ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि ये इम्पोर्टेंट है कि अभी पूरे स्केड्यूल के तहत कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स होने वाली हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि बायलैटरल मीटिंग्स हैं, बायलैटरल मीटिंग्स के लिए ज़रूरत पड़ी तो यहाँ हैदराबाद हाउस को तैयार रखा गया है कि अगर कोई बायलैटरल मीटिंग्स की जरूरत पड़ी, वरना चूंकि G20 के लिए हमने खास तौर पर मंडपम बनाया, विशाल मंडपम। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने खुद 3-4 G20 कवर किया है, जो हमारा मंडपम है यानी हमारा जो मंच है उससे बेहतर मंच तो आज तक किसी G20 में नहीं बना। सबसे बड़ी बात जो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है भारत का, जो G20 का एक हमारा मोटो भी है, उसकी झलक भी देखने को मिलती है, भारतीयता की झलक देखने को मिलती है, भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लेकिन बात केवल संस्कृति, व्यापार और ट्रेड तक नहीं रह गई है जनरल दत्ता। अब बात उस दौर में जब एक बहुत बड़ी वॉर चल रही हो दुनिया के एक हिस्से में और कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को वो अफेक्ट कर रही हो, G20 पर उस युद्ध की क्या छाप देखते हैं? या मैं सवाल को अगर बदलूं, G20 से उस युद्ध के लिए कोई दिशा देखते हैं आप, कहीं कोई शांति की कोई पहल देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, जो आज के दिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरी दुनिया के अंदर जो एक अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, एनर्जी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो अंकुश लग रहा है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। दूसरा क्या है कि ये युद्ध कैसे रोका जाए और इस युद्ध को रोकने के लिए क्या चेष्टा होनी चाहिए, उसके अंदर भारत का क्या योगदान रहेगा। तो ये मुद्दे जो हालांकि G20 के बहुत सारे और फोरम्स हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है, ये यूक्रेन और रूस वॉर का भी बहुत बड़ा मुद्दा इसके अंदर शामिल रहेगा। और ये कोशिश की जाएगी वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि किसी प्रकार रूस के ऊपर दबाव बनाया जाए कि इस युद्ध को रोका जाए या उनकी टर्म्स पे रोका जाए। अचल सर, मैं इस पर अचल सर का नोट चाहूंगी सर, लेकिन ये बात तो उन्होंने पहले से ही कह दी कि ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जिसका G20 में चर्चा हो। और दूसरी बात मैंने जो कही युद्ध के हालात को देखते हुए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो विश्व उनकी हर चिंता को गौर से सुनता है और समझता भी है। ऐसे में G20 में शी जिनपिंग का ना होना, पुतिन का ना होना, क्या मतलब है, क्या वजह है? देखिए सुरभि, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को लिए ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि G20 का जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज को जानबूझकर इसके मैंडेट और एजेंडा से बाहर रखा गया है। लेकिन वो ऐसा गया कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में जो पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें अमेरिका एक तरफ, उसके नेटो अलाइज एक तरफ और चाइना और रशिया दूसरी तरफ आ गए हैं, तो चाहते ना चाहते इसका जो शेडो है
वो G20 की डेलिब्रेशंस के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा। देखिए उधर तैयारियां दिख रही हैं, मुझे पुलिस वाले दिख रहे हैं सर, जो वहां पर अब रोप्स लेकर आए, कैमरा सहयोगी अगर दिखा सकें, और यहां पर अब बैरिकेडिंग की और यहां पर पूरी तरह से वो तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करने की तैयारियां हमें अब दिखती भी हैं यहाँ पर। मुझे बताया गया, जितेंद्र सर मैं आपसे इस पर बात करूंगा, जितेंद्र मुझे बताया गया 1,30,000 जवान, जिसमें एक ब्लू आर्मी भी है कुछ स्पेशल। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तकरीबन 50,000 जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स में CRPF, BSF, इसके अलावा जो अदर एजेंसीज हैं सभी सड़कों पर मौजूद होंगी। बाकायदा जितने भी वेन्यूज़ हैं वहाँ पर होंगे। खास बात इस बार अरेंजमेंट ये किया गया कि जो NSG हैं उनके कमांडर तैनात किए गए। हर वेन्यू के ऊपर अंदर एक NSG कमांडर तैनात होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी उस पूरे वेन्यू की सुरक्षा करना। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल CP होते हैं, पहली बार उन्हें 3-3 होटल्स दिए गए हैं, यानी कि एक स्पेशल CP की जिम्मेदारी होगी 3 होटल्स का मैनेजमेंट देखना। तो आप इसी से समझिए कि तैयारी कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है कि पूरा सरकारी अमला, तमाम अधिकारी, सिपाही से लेकर अधिकारी तक सड़कों पर मौजूद होंगे। जी देखिए अभी शी जिनपिंग की बात हो रही थी, मैं क्विकली एक बटन कर देता हूँ उसमें। शी जिनपिंग नहीं आए हैं, ये भारत का लॉस नहीं है, G20 का लॉस नहीं है, ये चीन का और शी जिनपिंग का लॉस है, क्योंकि भारत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये भी बता दूं, शी जिनपिंग का नहीं आना उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, आसियान में भी वो नहीं जा रहे हैं, अभी जो 6-7 में जो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, तो शी जिनपिंग का नहीं आना एक प्रतीकात्मक रूप से एक सेटबैक तो है, लेकिन वो भारत के लिए और G20 मूवमेंट के लिए नहीं है। हाँ, वो आते तो हमें अच्छा लगता, और पुतिन पर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ICC में वो नहीं आए के चलते वो नहीं आ रहे हैं। भारत ना ICC का मेंबर है, ना रूस ICC का मेंबर है, तो उससे तो ये अलग है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी भी विदेशी इसमें नहीं, एक्सेप्ट चाइना गए और SCO की मीटिंग में गए थे। ये तो रीजन मिल गया पूरे वेस्ट को स्पेक्युलेट करने का, पुतिन की मौजूदगी ना होते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सुरभि एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो बाइडेन ने भी कहा शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं हो पा रही। नहीं, वो जो बाइडेन तो खैर कह रहे हैं, उस पर बात करूंगा, अचल से कुछ नहीं कहता, लेकिन इस वक्त हम कहाँ पे हैं? हाँ। इस वक्त हम सर एडवर्ड लुटियन द्वारा बसाई गई लटियंस दिल्ली में, और ये 1920 से 1940 के बीच बसाई गई इस दिल्ली को एक आइकन के तौर पर पेश किया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि हमें सेंट्रल दिल्ली से निकालकर दिल्ली की सरकार को पूरे भारत तक लेकर जाना है। और G20 का मकसद भी क्या वो यही हो सकता है सर, कि हमें जिस ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की वो कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं ग्लोबल साउथ की आवाज हूँ। अफ्रीकन यूनियन को भारत ने प्रस्ताव दिया है कि G20 में शामिल किया जाए। अगर सर ये होता है तो प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ के कितने बड़े एम्बेसडर बन सकते हैं? देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना जो है वो भारत के एजेंडा में शामिल है। आपको याद होगा कि जब ये G20 की डेलिब्रेशन शुरू हुई थी तो हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें हमने साउथ की, जो ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, उनसे ये पूछा था कि आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हम विश्व के पटल पर रख सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा ये ऐड कर दूँ, ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस नहीं है। हम आज़ादी के बाद ग्लोबल साउथ, जो हमारा साउथ है, उसको हमने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर NAM में रिप्रेजेंट किया था, और इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर हमने G77 में रिप्रेजेंट। सर अच्छा, हमारे दर्शकों की थोड़ा उनकी सहूलियत के लिए ग्लोबल साउथ का आसान भाषा में मतलब समझा दीजिए, क्योंकि बार बार ग्लोबल साउथ हम सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ ये कोई जोग्राफिकल एंटिटीज़ नहीं है। ये ग्लोबल साउथ का इनकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो अमीर लोग थे उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड में डाला गया था, और गरीबों को थर्ड वर्ल्ड में डाल दिया गया था, और बीच में जो रशिया वगैरह जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड में आए थे। धीरे धीरे ये जो डिस्टिंक्शन अब ख़त्म होकर अब ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के नाम से जानी जाती है। ग्लोबल साउथ मतलब गरीब, डेवलपिंग वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी अफ्रीका, एशिया में बहुत से हैं, लैटिन अमेरिका, पूरे हर कॉन्टिनेंट में आपको कोई ना कोई ऐसा देश मिलेगा जो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो रिच, एफ्लुएंट, और उसके साथ उनकी इनकम बहुत हाई है, एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, यानी यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी देखिए ना, जोग्राफिकली वो ग्लोबल नॉर्थ में नहीं आता, वो उसमें सॉरी ग्लोबल उसका जो जोग्राफी है, लेकिन उसको बोला जाता है। हाँ, तो वो ग्लोबल नॉर्थ में ही गिना जाता है। अब मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि भारत कहाँ स्टैंड करता है। एग्जैक्टली मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अब हम उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं जब भारत टेक्निकली ग्लोबल साउथ में है,
लेकिन भारत का ट्रांजिशन फ्रॉम ग्लोबल साउथ टू ग्लोबल नॉर्थ उसकी बिगिनिंग हो चुकी हो है चुकी है। और आने वाले 10 सालों में हम कहीं ना कहीं ये बड़ा टेक अवे, ग्लोबल साउथ टू ग्लोबल नॉर्थ, उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है।